Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are again continuing our playlist and which is playlist for structure of atom, molecules and nuclei. स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई में हम लोग एक सीक्वेंस में सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहे हैं। इसमें सारे के सारे कंसेप्ट सारे के सारे टॉपिक्स कवर हुए और इसके बाद में इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जस्ट लाइक इसके पहले हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑसिलेशन के ऊपर बनी हुई है, रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर बनी हुई है, एसी सर्किट के ऊपर बनी हुई है, ड्यूअल नेचर के ऊपर बनी हुई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। सो यू कैन वॉच एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे सिलेबस की ऐसे ही प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले उसमें हम लोग टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद ऑल टुगेदर द कंसेप्ट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड डेरिवेशंस, एंड फिर उसके बाद में उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक ऐसे ही हम लोग पूरे के पूरे उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपको हमारी प्लेलिस्ट हर टॉपिक के बारे में मिलती रहेंगी। सो कंटिन्यू टू वॉचिंग अवर चैनल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलते समझते हैं अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चालू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें होती है। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर हमने एक गैस ली है, स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है या ऐसे कुछ टॉपिक्स किस रिलेट से हम लोग इसको रिलेट करके समझते हैं वो समझ लेते थोड़ा सा। अगर हमारे पास में मान के चलिए गैस है और गैस हम लोग अगर दे दे, मतलब गैस अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम लोग रख दे तो वो गैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकालेगा। मतलब इट रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्लेस्ड इन जस्ट उसके आजू बाजू में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं so it emits the electromagnetic waves and that electromagnetic waves of different wavelength। क्लियर? चलिए, तो इसी तरीके से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बाल्मर। ठीक है, तो बाल्मर ने एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ डिस्कस करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन फॉर अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन फॉर बीटा पार्टिकल, हाइड्रोजन फॉर गैमा पार्टिकल, हाइड्रोजन फॉर डेल पार्टिकल। क्लियर? तो इनने एक हाइड्रोजन के लिए सारे के सारे इन्होंने अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ स्टडी की और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करने के बाद में इन्होंने हाइड्रोजन फॉर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल ये सारी इन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट की एंड दैट वेवलेंथ इज फॉर हाइड्रोजन फॉर अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन फॉर बीटा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन फॉर गामा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन फॉर डेल पार्टिकल। सो आफ्टर नेम इज द साइंटिस्ट ऑफ बाल्मर। साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में भी हम लोग बाल्मर सीरीज देखते हैं। तो बाल्मर में इन 1885 में, ठीक है, इन 1885 he discovered about the wavelength of hydrogen of alpha particle, hydrogen of beta particle, hydrogen of gamma particle and hydrogen of del particle. So then there is wavelength for lambda for hydrogen atom and that hydrogen atom for alpha particle. So alpha particle के लिए wavelength जो कैलकुलेट की गई है, so that wavelength is for 6563 angstrom. Clear? So this is the first calculation for Balmer. ये पहली कैलकुलेशन वेवलेंथ बनाई है ना। वेवलेंथ किसके लिए बनाई है? That is alpha particles के लिए। So but this is a hydrogen alpha particle, so it is 6563 angstrom. क्लियर? इन 1885 में इन्होंने ये बनाई और उसके बाद में फिर से अल्फा बीटा के बारे में फिर से बनाई इन लोगों ने। सो अगेन इट्स 4868 angstrom. So it's 4868 angstrom. So this is a wavelength for beta particle. Wavelength for hydrogen beta particle बोल सकते हैं हम लोग इसको, wavelength for beta particle. So this is 4868 angstrom. Clear? Again he declared the wavelength. Again he discovered the wavelength for beta gamma particle के लिए, that is 43. So this is 4341 angstrom. Again there is a declared for wavelength which is declared for a hydrogen for gamma particle. Clear? Again hydrogen for wavelength for hydrogen wavelength for del particle. So it's 4202 angstrom. So Balmer declared this wavelength for alpha, beta, gamma and del.
Clear? So these are these wavelength for these respective particles. ठीक है, alpha, beta, gamma and delta. Clear? And he declare that is one equation, and that one equation is for this 1 upon lambda. This is equation for this empirical equations. This is also called as empirical equation. Balmer which is declare the equations for this वेवलेंथ दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन. तो इसके लिए जो वेवलेंथ बनाई, वो जो इक्वेशन बनाई, सो दिस इज 1 अपॉन लैम्बडा एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पिरिकल इक्वेशन. This is empirical equation, and this empirical equation is also called as this is Balmer equations. So again this is R, yeah, this is R where R is a Rydberg constant. R is equals to this is 1 upon and this is n square 1 upon this is Balmer series is considered for the 2 square minus 1 upon this is p square. Clear? So this is the equation which is given by the scientist, and that scientist is Balmer in 1885. So where R is a Rydberg constant, ये आपका R Rydberg constant है, Rydberg's constant, and the value of R is nothing but 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. Clear? So this value is calculated by Balmer. So in 1885, so this is the first concept which is given by Balmer. Clear? But Balmer cannot explain successfully the theoretical concepts of hydrogen spectrum. बाल्मर एक सक्सेसफुल स्टोरी, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में. एंड सम एक satisfied या satisfactory information या satisfactory explanation which is given by the Bohrs. Clear? इसलिए हम लोग थोड़ा सा बोर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो बोहर्स ने भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाया, बट कुछ satisfactory explanation which is given by Bohrs in the hydrogen spectrum. Clear? So this is about. ओके, तो इसके बारे में फिर बोर्स ने एक्सप्लेन कर दिया. तो व्हाट बोर्स स्टेट दैट कि व्हेन देयर इज हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, इफ देयर इज एन हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन इज एट द इनरमोस्ट ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इनरमोस्ट ऑर्बिट में होता है, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड इफ दिस इज द न्यूक्लियस. If the electron is at the innermost orbit and if it is in a unexcited state, अगर ये unexcited state में है and if it is in the first orbit, so where n is equals to 1. Clear? So it is the innermost orbit, and when there is innermost orbit and we considering this is the value of n is equals to 1, so this is we can consider as a first orbit, and if this first orbit, so it is called as again it is innermost orbit. So energy at the innermost orbit is equals to, so energy at this innermost orbit is equals to that is minus 13.6 electron volt. Clear? And this is the equation which is given in our previous video, which is energies of the revolving electron in the Bohr's orbit. क्लियर? चलिए, तो अगर बोर्स ने पहले चीज बताई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट ऑर्बिट में होता है या अदरवाइज फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, सो दैट फर्स्ट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, उसको ग्राउंड स्टेट भी हम लोग कहते हैं. तो ग्राउंड स्टेट में अगर हमारा इनरमोस्ट ऑर्बिट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, if the value of n is equals to 1, so your become energy at that ground state which is at an unexcited state of this electron, and this energy is nothing but minus 13.6 electron volt. क्लियर? तो ये जब पोजीशन हो जाती है, तो ये minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपकी एनर्जी है, so it is called as unexcited state of the electron. अगर मैं ये एटम को कोई एनर्जी के बीच में इसको मैं रख दूं, है ना, if I am projected this atom in between this in between this energy, and that energy which is nothing but equal to or greater than 13.6 electron volt. अगर वो एनर्जी मेरी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अगर ज्यादा होती है, तो but obvious this electron separate from the atom. Electron is just separate from the atom. And when this is electron which is separate from the atom, so it is energy is called as ionization energy. Ionization
एनर्जी। अगर यही एनर्जी अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं उसको फिर हम लोग अगर दे देते हैं या उससे ज्यादा दे देते हैं, तो दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, easily separate from this nucleus, easily separate from this atom, and and energy which is separated, the energy which is required to separate the electron from the atom, so that energy is called as ionization energy. उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर? नाउ इफ आई एम गिविंग दिस एनर्जी which is less than 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं एनर्जी अगर ये एटम को हम लोग एनर्जी कितना दे दे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम दे दे, तो इट मींस दैट सो दिस इलेक्ट्रॉन इज इन अनएक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन आपका अनएक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अनएक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, सो इट कैन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, एंड अगेन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। क्लियर? तो जब ये यहां जंप करेगा, तो यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ 10 to the power minus 8 सेकेंड तक, मतलब this time which is sustained at this orbit, higher orbit, is that is t is equals to 10 to the power minus 8 second. So 10 to the power minus 8 सेकेंड तक ही ये इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में जिसके ऊपर जंप किया हुआ है, उस ऑर्बिट के ऊपर रह पाएगा कितने सेकंड तक? सो इट 10 to the power minus 8. It means that it can sustain at this orbit only for the time period of 10 to the power minus 8 second. And after 10 to the power minus 8 seconds, so again it jump to the lower orbit. Clear? फिर से वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के ऊपर जंप कर देगा. So again it means that radiate the energy, otherwise it jump from when it is higher orbit to lower orbit, it radiate the energy, and that energy is nothing but जो एनर्जी वो रेडिएट करता है, वो एनर्जी आपका फोटोन के टर्म्स में इमिट करता है या क्वांटा के टर्म्स में हम लोग इमिट करते हैं, एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ क्वांटा इज E is equals to h into nu, where nu is a frequency of incident क्वांटा या इंसिडेंट फोटॉन्स। क्लियर? सो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने सेकंड के लिए रहता है? 10 to the power minus 8 सेकंड। सो अगेन टू मेंटेन इस बैलेंसिंग कंडीशन या अनएक्साइटमेंट स्टेट, सो इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ये जंप कर देता है, और जैसे ये जंप करेगा तो ये यहाँ से एनर्जी को रेडिएट करेगा। So it radiate the energy, and that energy, that is E is equals to h into nu, and where nu is a frequency of incident radiation, so E is equals to frequency is hc by lambda. Clear? So this is the equation, E is equals to hc by lambda. Clear? तो ये इतनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा, एंड यही एनर्जी तेरा एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ क्वांटा होती है। क्लियर? तो एनर्जी कितनी इमिट कर रहा है? सो दैट इज h into nu. क्लियर? अगर मैं इसके हम लोग इक्वेशंस के ऊपर देखेंगे, तो व्हाट इज आवर इक्वेशन फॉर दिस एनर्जीज एट दैट ऑर्बिट? सो एनर्जी एट द nth ऑर्बिट, सो वेयर nth is a higher orbit, so we are representing, so this is your nth orbit, so it's a higher orbit, ये आपकी हायर ऑर्बिट हो गई। क्लियर? एंड दिस इज अ लोअर ऑर्बिट, दिस इज लोअर ऑर्बिट, ये आपकी लोअर ऑर्बिट हो गई। ठीक है? सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, सो इट इज En, so En is equals to, this is minus of m e to the power 4 and divided by 8 epsilon naught square h square, and this is nth orbit, so this is h square. Clear? So this is minus m e to the power 4 and this is 8 epsilon naught square h square, and this is n square. Again, if I'm taking for energy at this lower orbit, energy of the higher orbit, so this is energy at higher orbit, एनर्जी आपकी हायर ऑर्बिट के लिए होगी, हायर ऑर्बिट के लिए हायर ऑर्बिट, और हम लोग अभी लेंगे एनर्जी एट द लोअर ऑर्बिट। सो अगेन दिस इज माइनस ऑफ m e to the power 4 again divided by 8 epsilon naught square, and this is h square, and this n is replaced by this is p square. So this is energy at this for lower orbit, ठीक है? एंड इफ आई एम टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस हायर ऑर्बिट एंड लोअर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोर्स थर्ड पोस्टुलेट,
According to Bohr's third postulate, so energy radiated by this electron E is equals to, this is En minus Ep. ये हो जाएगा आपका En minus Ep. So this is the standard equation, and this is equation according to the Bohr's third postulate. So what the Bohr's third postulate, the difference between the energy at higher orbit to the lower orbit is equals to the energy of radiated electrons. So this is E is equals to En minus Ep. Clear? Now take this one. So E is equals to Cen minus Ep, and if I'm taking this is equation, that is minus of m e to the power 4, and this minus 8 epsilon naught square, minus and minus get plus, so this is again 8 epsilon naught square h square, and this is p square. क्लियर? चलिए, तो यहाँ से फिर से हम लोग इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं. सो इट मीन्स दैट m e to the power 4 डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर. ठीक है, यहाँ बचता है आपका 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कुछ बच जाती है. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ रेडिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज जम्प फ्रॉम हायर ऑर्बिट to the lower orbit, and this energy which is emitted by this electron is equals to E is equals to what, कहाँ लिखे हम लोग ने, E is equals to h into nu. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन होती है E is equals to h into nu. So this is the energy of electron which is radiated when it jump from higher orbit to lower orbit. So again E is equals to h into c divided by lambda. So again here h into nu is equals to m e to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h square. The remaining term is 1 upon p square minus 1 upon n square. ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई. वेयर अगेन न्यू इज c upon lambda. So again we are taking this equation. So this is h c divided by lambda is equals to, this is m e to the power 4 divided by, this is 8 epsilon naught square h square, and rest of the thing is again 1 upon p square minus 1 upon n square. ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगर मैं 1 upon लैम्बडा की इक्वेशन बना दूँ तो 1 upon लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सो m e to the power 4 डिवाइडेड बाय ये h और c इधर आ जाएगा. सो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, एंड दिस इज c. ठीक है, सो अगेन देयर इज 1 upon p स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर. ठीक है, so this is 1 upon lambda is again it is called as wave number. इसको wave number भी हम लोग कहते हैं. So again this is also called as wave number. तो मैं इसको थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. So this is called as a wave number. हम लोग इसको wave number भी कहते हैं. Now see this is the equation. What is the equation? That is m e to the power 4 8 epsilon naught square h cube, and this is c. If I am observing this equation, अगर मैं ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये सारी चीजें मेरे को कांस्टेंट नजर आती है, और ये जो सारी चीजें जो हम लोग को कांस्टेंट नजर आती है तो हम लोग इसको पुट करते हैं. सो पुट दैट इज r इज इक्वल टू m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h cube, and this is c. So this is all together the value is constant, and after solving this value, after putting this value and solving this value, we get the value is 1.093 into 10 to the power 7, and that is meter inverse. ठीक है, ये उतनी ही वैल्यू मिलती है जितनी बाल्मर्स ने अपने असम्पशन पे बनाई हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी उसको. सो r इज इक्वल टू 1.0, उसकी वैल्यू जो आई थी बाल्मर की, तो बाल्मर की जो इक्वेशंस आई थी r इज इक्वल टू 1.097 आई थी. आफ्टर दिस कैलकुलेशन 1.093 into 7 मीटर इनवर्स. तो देखा गया कि ये वैल्यू और बाल्मर ने जो इक्वेशन बनाई थी और उसने जो वैल्यू बनाई थी, वो दोनों वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू ईच अदर. So that's why this r is again we are considering. तो दोनों की इक्वेशन, but it cannot explain sufficient explanation. It cannot give the sufficient explanation about the altogether the hydrogen spectrum. और जो बोर्स ने बनाई हुई है वो भी इक्वेशन सिमिलर पाई गई है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग अज्यूम करके चलते हैं. So r is equals to this is nothing but your Rydberg constant. So r is your Rydberg constant, and after putting this r here, so 1 upon lambda is equals to, so this is r in bracket 1 upon p square minus 1 upon
n square. So this is the equation. So this is the equation for हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये इक्वेशन बनती है आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए. सो वेयर 1 upon lambda is your wave number और फिर r is your Rydberg constant. P is lower orbit where n is the higher orbit. So when it is jump from higher orbit to the lower orbit, so higher orbit to the lower orbit, it radiates the energy, and that energy is nothing but the energy of photons, and this is h into nu. And this is altogether the basic concept about the hydrogen spectrum. Thank you for watching our video. We are again continuing. हम लोग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये लेसन के पूरे सामने टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, सो वी आर कंटिन्यूइंग द न्यूमेरिकल which is based on this lesson. Thank you so much.